हेलो बच्चों, आज हम उमा शंकर जोशी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इनका जन्म 1911 गुजरात में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाओं पर एक नज़र डाल लेते हैं। विश्व शांति, गंगोत्री, निशित, प्राचीना, आतिथ्य, बसंत वर्षा, महाप्रस्थान, अभिज्ञा एकांकी भी इन्होंने लिखी। सापना भारा, शहीद की कहानी इन्होंने लिखी। श्रावणी मेनो बिसामो उपन्यास इन्होंने लिखा। पारकांजन्या निबंध लिखा। गोष्ठी, उघाड़ी बारी, क्लांत कवि, महारा सोनेट, स्वपन प्रणयान, इनमें इन्होंने संपादन भी किया। और एक काफ़ी प्रसिद्ध पत्रिका थी संस्कृति पत्रिका, उनका संपादन भी इन्होंने किया। इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम और उत्तर रामचरितमानस, इन दोनों का गुजराती में अनुवाद भी किया ताकि सब लोग हैं वो पढ़ सके। इनका जो निधन है वो 1988 में है, वो हो गया। ये इतने महान कवि थे कि नई नई विधाओं को, नए नए साहित्य को, खासकर जो आलोचना होती थी उसको बहुत ही खुश होते थे। अब जब तक किसी साहित्य की आलोचना ना हो जाए, आलोचना वाले पार्ट को ये बहुत ही बहुमूल्य है वो मानते थे। इनके जो यहाँ पर दो हम कविता पढ़ने वाले हैं, छोटा मेरा खेत, छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख, ये दोनों ही कविता इनकी गुजराती में है वो लिखी गई है। इनका हिंदी में रूपांतरण किया है रघुवीर चौधरी और भोला भाई पटेल ने। इन दोनों कवियों ने इनका हिंदी रूपांतरण किया। मूलतः ये दोनों कविताएं किस में लिखी गई हैं? गुजराती भाषा में लिखी गई हैं। एक बार छोटा मेरा खेत जो अपने पास कविता है उसको देख लेते हैं। उसका एक तरीके से सारांश देख लेते हैं। यहाँ प्रस्तुत कविता छोटा मेरा खेत खेती के रूपक में कवि कर्म के हर चरण को बांधने की कोशिश की गई है। मतलब खेती का रूपक लेकर उसमें एक कवि जिस प्रकार एक किसान खेती करता है उसी प्रकार एक कवि वो कविता लिखता है। दोनों के काम को एक दूसरे का रूपक मानकर यहाँ पर कवि ने कवि कर्म को रूपक मानकर यहाँ पर दर्शाया है। कागज का पन्ना जिस पर रचना शब्दबद्ध होती है, कागज के पन्ने को एक चौकोर खेत माना है जिस पर रचना है वो शब्दबद्ध होती है, रचना शब्दों का रूप लेकर लिखी जाती है। कवि को एक चौकोर खेत की तरह लगता है, कवि को जो एक चौकोर खेत की तरह लगता है कागज का पन्ना, इस खेत में किसी अधड़ मतलब भावात्मक आंधी, मन में जो भाव विचार अभिव्यक्ति जो होती है वो उसके प्रभाव से किसी भी क्षण एक बीज है वो बोया जाता है। यह बीज रचना, विचार और अभिव्यक्ति का हो सकता है। यह मूलतः रूप कल्पना का सहारा लेकर विकसित होता है और इस प्रक्रिया में स्वयं विगलित हो जाता है, स्वयं है वो नष्ट हो जाता है, खुद है वो एक तरीके से डिजोल्व हो जाता है। उससे शब्दों के अंकुर निकलते हैं। फिर जब वो डिजोल्व हो जाता है, विगलित हो जाता है, तब उससे शब्दों के अंकुर है वो निकलते हैं और अंततः आखिर तक कृति एक पूर्ण स्वरूप ग्रहण कर लेती है जो कृषि कर्म के लिहाज से पुष्पित पल्लवित होने की स्थिति है। साहित्यिक कृति में जो अलौकिक रस धारा फूटती है, मतलब एक साहित्यिक कृति, एक कविता जब लिख दी जाती है तो उससे जो रस की, आनंद की जो एक अलौकिक धारा फूटती है वह क्षण में होने वाली रोपाई का परिणाम है। एक पल में मन में विचारों की आंधी आई और उससे शब्द है वो निकले, विचार अभिव्यक्ति है वो निकली, उसने शब्दों का रूप लिया और एक कृति है उसका निर्माण है वो हो गया। पर यह रस भले ही रोपाई पल भर की हो, पर यह रस धारा अनंत काल तक चलने वाली कटाई अर्थात उत्तम साहित्य कालजयी होता है और असंख्य पाठकों द्वारा असंख्य बार पढ़ा जाता है। इसलिए अनंत काल तक चलने वाली कटाई से भी कम नहीं होता। वो एक बार और उसकी फसल है हर बार काटते रहो, अर्थात इसको असंख्य पाठक अपने अपने हिसाब से अपने जीवन में उतारते हैं और इसका पढ़कर आनंद लेते हैं। खेत में पैदा होने वाला अन्न कुछ समय के बाद समाप्त हो जाता है। खेत का जो अन्न है, खेत की जो फसल है जो किसान उगाता है, उसकी कटाई वो जब करता है तो थोड़े दिनों के बाद वो अनाज है समाप्त हो जाता है।
किंतु साहित्य का रस कभी नहीं चूकता, वो अक्षत है, उसका पात्र अक्षत है, कभी खाली न होने वाला है। ये हम इसकी पहली कविता है छोटा मेरा खेत, उसमें पढ़ने वाले हैं। अभी अपनी कविता शुरू करते हैं। छोटा मेरा खेत चौकोना, कविता का शीर्षक क्या है? छोटा मेरा खेत। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना। कवि कहता है कि मेरा खेत बिल्कुल छोटा सा है, बिल्कुल चौकोने कागज के पन्ने की तरह है। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना। जो ये कागज का पन्ना है वो छोटे से चौकोने खेत के समान है। तो छोटा मेरा खेत रूपी कागज का पन्ना, तो यहाँ पर क्या है? ये रूपक अलंकार है दोनों पंक्तियों में। वैसे तो छोटा मेरा खेत चौकोना में रूपक अलंकार है, ये रूपक है एक पन्ने का, एक पेज का। देखो बच्चों, रूपक अलंकार क्या होता है? रूपक का मतलब होता है दूसरों का वेश धारण करना। जैसे मान लो राधा कृष्ण का वेश धारण कर लेती है, या रामलीला में कोई लड़का राम बन जाता है, तो वो राम नहीं होता, राम का वेश धारण किया होता है, उसका रूपक बना होता है। ऐसे ही जो कागज है वो खेत नहीं है, खेत का रूपक है। वैसे ही चार कोनों वाला है, और वैसे ही उसकी जो यूज है, जो उसका प्रयोग करते हैं, उसमें भी सिमिलरिटी है, उसमें भी एक तरीके से सिमिलरिटी है वो दिखती है, एक रूपता है वो दिखती है। तो कहते हैं छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना। मेरा जो कागज का पन्ना है, जो खेत रूपी जो पन्ना है, वो छोटा सा है। कोई अधड़ कहीं से आया। अधड़, वैसे तो अधड़ क्या होती है? आंधी, धूल भरी मिट्टी भरी आंधी, लेकिन यहाँ क्या है? भावनात्मक आंधी। कोई अधड़ कहीं से आया, हृदय के अंदर कोई भावनात्मक आंधी कहीं से आई, क्षण का बीज वहां बोया गया। और उसी एक पल में, उसी एक क्षण के अंदर वहां पर विचार और अभिव्यक्ति का बीज है वो बोया गया, बीज है वो पनप गया, बो दिया गया। बीज है इसके अंदर, यहाँ पर श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार क्या होता है बच्चों? श्लेष का अर्थ ही है चिपकना, अर्थात एक शब्द के अंदर दो अर्थ अगर चिपके हों तो वहां पर क्या होगा? अपना श्लेष अलंकार होता है। यहाँ एक बीज, तो जो अनाज वाला जो बीज खेत में सच में बोया जाता है, और एक बीज यहाँ रचना और अभिव्यक्ति का बीज, तो यहाँ दो अर्थ हैं। तो बीज में क्या हुआ? आपका श्लेष अलंकार। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, इसमें छोटा मेरा खेत चौकोना, इसमें क्या है? आपका रूपक अलंकार। कल्पना के रासायनों को पी। अब कहते हैं कि वो जो बीज बोया गया वो कल्पना के रासायन, रासायन क्या होते हैं? किसी चीज को ग्रो करने में, उसकी प्रोग्रेस करने में जो सहायक तत्व होते हैं उसे रासायन कहते हैं। अब भावनाओं को सहायक तत्व क्या है? कल्पना। जो आपके अंदर भावनात्मक जो अभिव्यक्ति है, जो विचार जो आपके मन में आ गए हैं, उसको जब आप कल्पना से पोषित करेंगे तो वो एक नया ही रूप है धारण कर लेगा। बीज गल गया, अब वो विचार और अभिव्यक्ति थी, वो उसका बीज गल गया, कल्पना का जब पोषण उसको मिला। निशेष, बीज गल गया निशेष, मतलब बिल्कुल पूरी तरह से कुछ शेष नहीं बचा। शब्द के अंकुर फूटे, और कहते शब्द रूपी अंकुर है वो फूटने लगे। जिस प्रकार स्प्राउट्स तैयार हो जाते हैं तो अंकुरित होने लगती है जो अनाज जो है, इसी प्रकार शब्द के अंकुर है वो फूटे। पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। पल्लव पत्तों और फूलों से एक विशेष रूप से जो वो डाली है, जो पौधा है वो झुक गया। यहाँ पर देखिए गल गया, गेगे वर्ण की आवृत्ति है, यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार रहेगा। पेपे वर्ण की आवृत्ति है पल्लव पुष्प में, यहाँ पर भी आपका अनुप्रास अलंकार रहेगा। शब्द रूपी अंकुर, ये शब्द है वो अंकुर का रूप धारण कर रखा है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार आपका रहेगा। झूमने लगे फल, अगला पैराग्राफ देखिए। झूमने लगे फल रस अलौकिक, ये भी, इसको भी अंडरलाइन कर देते हैं एक बार ताकि कोई संशय है वो ना रहे। शब्द के अंकुर, इसके अंदर भी आपका क्या है? रूपक अलंकार। अब झूमने लगे फल रस अलौकिक,
कहते हैं कि जो रस है, अलौकिक रस है, वो है वो झूमने लगे, वो झूमने लगे फल रस अलौकिक। जो उसके बाद जो फल पैदा हुए, जो फ्रूट आया, उसका रस है वो अलौकिक है, बिल्कुल ही मतलब अद्भुत। उसका जो मिठास है, आनंद है, वो अद्भुत है। अमृत धाराएं फूटती, रोपाई क्षण की, कटाई अनंतता की। कहते अमृत धाराएं हैं उस रस से फूटने लगी, ऐसा लगा कि पल भर की रोपाई से अनंत समय तक उसका आनंद है वो ले सकते हैं, उसको अनंत समय तक काट सकते हैं। अनंत कटाई अनंतता की क्या मतलब है? एक बार वो जो कविता है वो लिखी गई और उसके लिखने के बाद आने वाली पीढ़ी उसको पढ़ती रह सकती है, अनंत काल तक वो कविता है, उसका आनंद और मार्गदर्शन है वो लिया जा सकता है। लूटते रहने से जरा भी कम नहीं होती। कहते हैं कि ऐसा है ये, ऐसी है ये रस, किसको जितना मर्जी लूटते रहो, जितना मर्जी ग्रहण करते रहो, फिर भी कम है वो नहीं होता। देखो तुम लूटते रहो फिर भी कम ना होना, विरोधाभास अलंकार है। और ऊपर जो रस है इसके अंदर फिर से आपका श्लेष अलंकार है। एक रस मतलब कविता का रस, आनंद, और एक रस फलों का रस, दोनों ये ध्यान रहेंगे। तो इस प्रकार से लूटते रहने से जरा भी कम नहीं होती, इसमें विरोधाभास अलंकार है। आगे पढ़ते हैं। रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चुकोना। कहते हैं ये जो रस का अक्षय पात्र है, ये रस का ऐसा पात्र है जो कभी अक्षय खाली है वो नहीं होगा। छोटा मेरा खेत चुकोना, और ये जो खेत मेरा चुकोना, जो मेरा खेत रूपी जो कागज है, ये बिल्कुल एक तरीके जो ये मेरा कागज है ये बिल्कुल एक छोटे चौकेने खेत के जैसा है। तो रस के अंदर आपका श्लेष अलंकार, और छोटा मेरा खेत चौकोना इसकी आपका रूपक अलंकार है वो रहेगा। और पूरी कविता में आप दृश्य बिंब है वो लिख सकते हैं। मुक्त छंद है, भाषा साहित्यिक, खड़ी बोली है। फिर भी एक एक का एक बार देख लेते हैं। शिल्प सौंदर्य, वैसे तो साथ साथ मैंने बता दिया है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। छोटा मेरा खेत चुकोना, कागज का एक पन्ना, दोनों पंक्तियों में क्या आपका रूपक अलंकार है। अगर मेनली पूछे तो छोटा मेरा खेत चौकोना में आपका रूपक अलंकार है। बीज में आपका श्लेष अलंकार है। अधड़ भावनात्मक आंधी के लिए प्रयोग यहाँ पर किया है। गल गया गेगे वन की आवृत्ति है, तो आपका अनुप्रास अलंकार है वो रहेगा। शब्द के अंकुर रूपक अलंकार रहेगा, शब्द रूपी अंकुर, पल्लव पुष्प, इसमें आपका अनुप्रास अलंकार रहेगा। अगर भाषा पूछे तो साहित्यिक, खड़ी बोली है, और अगर छंद पूछे तो मुक्त छंद है। इसके अलावा और बिंब पूछे तो दृश्य बिंब है आपका बन रहा है। और कवि की जो कल्पना के जो माध्यम है, माध्यम से रचना कर्म को इस पूरी पंक्ति में, पूरे पैराग्राफ में व्यक्त किया है कि कल्पना के माध्यम से हम रचना कर्म को व्यक्त वो करते हैं। कवि ने कवि कर्म की तुलना किससे की है और क्यों? इन पैराग्राफ से पहला क्वेश्चन बनता है। कवि ने कवि कर्म की तुलना किससे है? खेत से की है। खेत में बीज, खाद आदि का प्रयोग करके जो पौधा बनता है, उसी तरह से कवि भी भावनात्मक क्षण को कल्पना से विकसित करके रचना है वो एक तैयार करता है, एक कविता है वो लिख पाता है। नेक्स्ट कौन सा? कवि रचना प्रक्रिया क्या है कवि की? मतलब एक रचना, एक कविता लिखने का प्रोसेस है, उसको समझाइए। अब देखिए, कविता की रचना प्रक्रिया फसल उगाने की तरह ही है। जैसे फसल उगाते हैं वैसे ही हम एक कविता लिखते हैं। सबसे पहले कवि के मन में भावनात्मक आवेग आंधी है वो उमड़ती घुमड़ती है। फिर उस भावनात्मक आंधी में एक क्षण में जो विचार और अभिव्यक्ति का बीज है वो बोया जाता है। फिर वही बीज कल्पना का सहारा लेकर है वो प्रस्फुटित हो जाता है, उसमें शब्द रूपी अंकुर है वो फूटने लगते हैं और एक रचना है वो बन जाती है, और जिससे पल्लव और पुष्पों से वो झुक जाती है और पूरा पाठक वर्ग है उसका रस है वो, उसका आनंद है वो लेता है। अब है मूल विचार को क्षण का बीज क्यों कहा गया?
और उसका रूप परिवर्तन किन रसायनों से होता है। देखो, मूल विचार को क्षण का बीज इसलिए कहा गया क्योंकि भावनात्मक आवेग के कारण अनेक विचार मन में चलते रहते हैं और कोई भाव समय के अनुकूल विचार बन जाता है तथा कल्पना का सहारा लेकर वह पोषित हो जाता है, विकसित हो जाता है, ग्रो कर जाता है और कल्पना के चिंतन के रसायनों से उसका रूप है वो बदल जाता है। दूसरा पैराग्राफ देख लेते हैं। झूमने लगे फल रस अलौकिक अमृत धाराएं फूटती रोपाई क्षण की और कटाई अनंतता की। ये वाला पैराग्राफ देख लेते हैं, इसमें से क्या क्वेश्चन बनते हैं और इसका क्या अपना शिल्प रहने वाला है। शिल्प मैंने आपको वैसे तो बता दिया था। भाषा आपकी साहित्यिक खड़ी बोली रहेगी, मुक्त छंद रहेगा। रस अलौकिक, रस के अंदर आपका क्या है, श्लेष अलंकार है। अर्थ लिखना दोनों का बहुत ज़रूरी है और लुटते रहने से ज़रा भी कम नहीं होता, इसके अंदर विरोधाभास अलंकार है। छोटा मेरा खेत चौकोना, इसके अंदर आपका रूपक अलंकार है। अब इसके अंदर क्वेश्चन क्या बन सकते हैं वो भी देख लेते हैं। रस अलौकिक अमृत धाराएं फूटती, इस अलौकिक धाराएं कब, कहाँ और क्यों फूटती है। अलौकिक अमृत तुल्य रस की धाराएं फल जब पक जाते हैं तो फलों से फूटती है। ऐसा तब होता है जब उनके पक जाए, जब उसको काटा जाता है, अर्थात जब कोई कविता पूरी हो जाए, जब उसको पढ़ा जाता है तो उसे आनंद की धाराएं, रस की धाराएं हैं वो फूटती है। फिर है रस को अक्षय पात्र किसे कहा गया और क्यों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग से भी आ सकता है, इन बिटवीन अगर ये पैराग्राफ आता है तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा। रस का अक्षय पात्र किसे कहा गया और क्यों। रस का अक्षय पात्र साहित्य को कहा गया है, ध्यान रखना बच्चों, साहित्य को कहा गया रस का अक्षय पात्र, क्योंकि साहित्य का आनंद कभी समाप्त नहीं होता। पाठक जब भी उसे पढ़ता है आनंद की अनुभूति अवश्य प्राप्त है वो करता है। अगला क्या क्वेश्चन बन सकता है। कवि, ये जो पंक्तियाँ, ये पैराग्राफ है, ये पद्यांश जो है, इसमें खेत से किसकी तुलना कर रहा है। कवि इन पंक्तियों में खेत की तुलना कागज के एक चौकोर पन्ने से कर रहा है जिस पर उसकी कविता लिखी है। इसका कारण यह है कि इसी कागज रूपी खेत पर कवि ने अपने भावों विचारों के बीज वो बोए जो फसल की भांति उगकर आनंद प्रदान है वो कर रही हैं। ये अपनी कविता खत्म हुई। आज साथ ही दूसरी कविता भी देख लेते हैं। खेत, इसमें छोटा मेरा खेत के साथ साथ उमाशंकर जोशी की दूसरी भी कविता है बगुलों के पंख। बगुलों के पंख आप पिक्चर में देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरत पंक्तिबद्ध बगुले हैं वो लग रहे हैं, कितना खूबसूरत ये दृश्य है वो है। ऐसे दृश्य को देखकर किसी के भी मन में भाव है वो आ सकते हैं और कविता तो भावों का ही खेल है, कविता लिखी जा सकती है। तो पढ़ते हैं। बगुलों के पंख, नभ में पाती बंधे बगुलों के पंख, चुराए लिए जाते हैं वे मेरी आंखें, कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, तैरती सांझ की तेज श्वेत काया, होले होले जाती मुझे बांध निज माया से, उसे कोई तनिक रोक रखो, वह तो चुराए लिए जाती है मेरी आंखें, नभ में पाती बंधी बगुलों की पांखें। मतलब कवि ने प्रकृति के सौंदर्य का प्रभाव कवि के ऊपर जो पड़ रहा है उसका वर्णन कवि ने किया है। अब प्रकृति किस प्रकार से मनुष्य को अपनी गिरफ्त में ले सकती है, किस प्रकार से काले काले बादलों का और बगुलों के पंक्तिबद्ध सुंदर सुंदर पंखों को से कवि है आकर्षित है वो हो रहा है। नभ में पाती बंधे, नभ आकाश, पाती पंक्ति बंधे बद, पंक्ति में बंधे हुए बगुलों के जो पंख हैं, पंक्तिबद्ध होकर जो बगुले हैं वो आकाश में उड़ रहे हैं। चुराए लिए जाते हैं वे मेरी आंखें, कहते हैं मेरी आंखें चुरा कर ले जाने। आंखें चुराना या मुहावरे का देखो कितना सटीक, एप्रोप्रिएट, कितना सही प्रयोग है यहाँ पर कवि ने किया है। अब कवि की आंखें वो चुरा कर ले जा रहा है ये सौंदर्य। कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, कहते कजरारे काले काले बादलों कि जो पूरे आकाश में जो छाया है, जो छाया है वो जो छाई हुई है, तैरती सांझ की तेज श्वेत काया, कहते ऐसी लग रही है वो बादलों की छाया कि जैसे कोई सांझ रूपी तेज
मतलब आभा वाली, श्वेत काया वाली एक जो सांझ है वो तैर रही हो। कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, इसमें बच्चों उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? जो हमारे सामने प्रस्तुत है उसके अंदर जो हमारे सामने प्रस्तुत नहीं है उसकी कल्पना कर लें, उसकी इमेजिन कर लें, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, कवि के सामने क्या है? कजरारे बादल है, उसके अंदर कवि ने सांझ की जो छाया है उसका इमेजिनेशन कर लिया है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार रहेगा। तैरती सांझ की तेज श्वेत काया, ऐसा लगता है जो सांझ रूपी युवती है, प्रकृति का यहाँ पर मानवीकरण कर दिया है। जो सांझ रूपी युवती है उसकी जो श्वेत काया है वो आकाश में है, वो फैली हुई है, तैर रही है। होले होले जाती मुझे बांध निज माया से, ऐसे लगता है होले होले, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, धीरे धीरे वो मुझे अपनी माया, अपने आकर्षण में है वो बांधे है, वो जा रही है। उसे कोई तनिक रोक रखो, कोई जरा उसको रोक रखो, रोक के रखो, वह तो चुराए लिए जाती है मेरी आंखें, नभ में पाती बंधी बगुलों की पांखें। कहते कि ये जो पंक्तिबद्ध बगुलों की जो पांखें हैं, पंख हैं, वो मेरी आंखें चुरा कर ले जा रहे हैं, मेरे मन को अपने साथ साथ आकर्षित करके ले जा रहे हैं। तो उसको कोई रोक के रखो, पल भर के लिए उसे रोक लो। इस दृश्य को कवि रोक लेना चाहता है। दृश्य बिंब है, पूरे पैराग्राफ के अंदर दृश्य बिंब है, मुक्त छंद है, साहित्यिक खड़ी बोली है। और अगर अलंकार की दृष्टि से देखें तो कजरारे बादलों की छाई नभ छाया में आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है, सांझ में मानवीकरण अलंकार किया गया है सांझ का। होले होले पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और रोक रखो रह वन की आवृत्ति के कारण आपका अनुप्रास अलंकार है। भाषा आपको पता ही है, साहित्यिक खड़ी बोली है, आंखें चुराना मुहावरे का सटीक प्रयोग यहाँ पर कवि ने किया है। तो ये क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन जो बनते हैं वो भी देख लेते हैं। ये तो था अपना शिल्प। होले होले जाती मुझे बांध, इस पंक्ति का भाव क्या है? भाई इस पंक्ति का भाव है कि शाम का जो आकाश है उसमें जो बगुले उड़ रहे हैं एक कतार में, ये अद्भुत दृश्य उपस्थित हो रहा है, और यही कवि को लुभा रहा है, यही कवि को अपनी तरफ आकर्षित है वो कर रहा है। काव्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। भाव मतलब उसकी अपनी हिंदी मुख्य पॉइंट है वो बताने हैं। तो इसमें कविता है कि प्राकृतिक सौंदर्य, कवि मतलब प्रकृति के सौंदर्य से मानव मन पर पड़ने वाले प्रभाव का चित्रण है वो किया गया है। अब मानव के मन के ऊपर प्रकृति की सुंदरता का किस कदर प्रभाव पड़ता है। सायकाल के समय आकाश में सफ़ेद बगुलों की पंक्ति अद्भुत दृश्य उत्पन्न कर रही है, जिससे पूरा दृश्य एकदम आंखों के सामने साकार हो रहा है, पूरी पिक्चर एक तरीके से बन रही है। फिर नेक्स्ट अपना क्या क्वेश्चन बन सकता है इसके अंदर? काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। काव्य सौंदर्य में देखो बच्चों भाव और शिल्प दोनों आते हैं, और दोनों ही आपको बता दिए गए हैं। तो बच्चों अगर आपको कविता समझ आई हो और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।